नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अर्जुन और हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल इंग्लिश। ओके, तो दोस्तों हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया था नाउन। नाउन में हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे। उसके बाद हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पढ़े थे एंड देन उसके बाद हमने नाउन जेंडर किया था। आज स्टार्ट करते हैं नाउन नंबर से। ओके, हम जब मैथ्स में नंबर्स सीखते हैं तो हम कैसे सीखते हैं काउंटिंग? ऐसे तो सीखते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हम कैसे डिफाइन करते हैं नंबर्स को? 1 एंड मोर देन 1, एक या एक से ज्यादा यानी अनेक। तो 1 के लिए मैं सिंगुलर बोलता हूं, ठीक है, और मोर देन 1 यानी अनेक के लिए प्लूरल। ठीक है, यही हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, ये 1 हो गई डेफिनेशन कि जो सिर्फ एक पर्सन या थिंग को डिनोट करे। प्लूरल मीन अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, ये मोर देन 1 मेरी प्लूरल की डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बॉय, बॉय यानी लड़का यानी एक लड़का। ठीक है, गर्ल यानी लड़की, एक लड़की। सिटी यानी शहर, एक शहर। ओके, ऐसे प्लूरल के एग्जांपल्स हो गए। बॉयज एस लग गया तो मतलब लड़के हो गए, काफी सारे लड़के हो गए मतलब। सेम ऐसे ही यहाँ पे एस लग गया, गर्ल्स हो गई, लड़कियां हो गई। सिटीज IES लग गया इसमें, ठीक है, यानी शहरों हो गए। तो ये डिफरेंस समझ में आया? सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मीन्स अनेक, इतना याद रखिए बस। अब दोस्तों हमारे कुछ रूल्स हैं चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल। ठीक है, एक से अनेक शब्दों में चेंज करने के लिए हमारे टोटल 14 रूल्स हैं और हम उनको अब एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा यहां से भी। नाउन से दोस्तों टोटल 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे आपको नाउन जब आप कंप्लीट कर लेंगे, आपके मतलब 3 से 4 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं 30 मार्क्स में से। ठीक है, तो चलिए रूल 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल कहता है बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर, जो सिंगुलर वर्ड्स हैं उनमें खाली एस जोड़ दूं तो प्लूरल बन जाएगा। कैसे? जैसे बॉय, ठीक है, यानी एक, बॉयज अनेक, एस जोड़ते ही काफी सारे हो गए। गर्ल एक लड़की, गर्ल्स एस जोड़ते ही लड़कियां, तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सेम ऐसे टेबल, एस जोड़ दिया टेबल्स हो गए। कोट, एस जोड़ दिया कोट्स हो गए। डॉलर, एस जोड़ दिया डॉलर्स हो गए। आउल, एस जोड़ दिया आउल्स हो गए। काइट, एस जोड़ दिया काइट्स हो गए। टेलीफोन, एस जोड़ दिया टेलीफोन्स हो गए। दोस्तों मुझे एक एक वर्ड करा रहा हूं क्योंकि इससे बाहर 99% श्योर हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसमें से ही आएगा, इसलिए एक एक वर्ड करा रहा हूं और पक्का आपको एग्जाम में मिलेगा इसमें से क्वेश्चन भी। तो एक एक वर्ड आपको लिख करके देख लो, सिर्फ इन्हें रटना नहीं है, लिख के देख लो, याद रह जाएगा। लिख के जरूर देख लेना बस। ओके, चलिए सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल 2 कहता है हमारा हमें ऐड करना है ES। रूल 1 में S ऐड कर रहे थे, रूल 2 में ES ऐड करना है। ठीक है, लेकिन ES किन नाउन्स में करना है? जिनकी एंडिंग S से हो रही हो, या एंड में डबल S हो, SH हो, CH हो, Z हो या X हो। इन सब से जो वर्ड एंड हो रहे हैं उनमें मुझे ES ऐड करना है, ना कि S। ओके, देखते हैं। बस, बसेस, ES ऐड हो गया। वॉच, पीछे ऐसा आ रहा था तो ES ऐड हो गया। वॉच, CH आ रहा है, ES ऐड हो गया। S, डबल S आ रहा है, SS हो गया, ES ऐड हो गया। फिक्स, X आ रहा है, ES हो गया। ठीक है, अगेन चर्च, CH आ रहा है, ES हो गया। फॉक्स, फॉक्सिस, ES ऐड हो गया। स्विच, CH आ रहा था, स्विचेस हो गया। ओके,
कैनवास एस आ रहा है पीछे, कैनवासेस हो गया। ठीक है, क्लास डबल एस आ रहा है, क्लासेस हो गया। ओके, क्विज जेड आ रहा है पीछे, क्विजिस हो गया। टैक्स एक्स आ रहा है पीछे, टैक्सिस हो गया। ओके, डिश एस एच आ रहा है, डिशेस हो गया। बॉक्स एक्स आ रहा है, बॉक्सिस हो गया। कॉच सी एच आ रहा है, कॉचेस ई एस अपेंड हो गया। मास डबल एस आ रहा है, ई एस ऐड हो गया। बेंच सी एच आ रहा है, ई एस, बेंचेस ई एस ऐड हो गया। दोस्तों ये वो वर्ड्स थे जो हमारे रूल फॉलो करते हैं। अब ये कुछ वो वर्ड हैं जो एक्सेप्शन में है, जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, चाहे एंड में ये वर्ड्स आ रहे हों। इंग्लिश में यही होगा हर जगह, पहले आपको रूल्स पढ़ाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जब हम बोलते हैं या लिखते हैं वो पढ़ाया जाएगा। उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होगी, और वो एक्सेप्शन ही भी हमें पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एक्सेप्शन में से ही बनता है। ठीक है, रूल तो हर सब पढ़ के जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो एक्सेप्शन भी ये पढ़ने हैं हमें प्रॉपर पढ़ना है, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, बिल्कुल लेवल 0 से लेवल 100 पे पहुंचना है हमें इंग्लिश में, तो हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सेप्शन पढ़ते हैं। पीछे सी एच आ रहा है, रूल के अकॉर्डिंग ई एस जुड़ना चाहिए था, लेकिन खाली एस जुड़ रहा है इसमें, तो ये ध्यान रखना है, और ये आ भी चुका है ये वाला क्वेश्चन। स्टोमक में सिर्फ एस जुड़ेगा, स्टोमैक्स। ठीक है, लोकस, ठीक है, लोकस होता है दोस्तों ठिकाना। ठीक है, इसमें एस आ रहा है पीछे, तो लोकी आई आ जाएगा, लोके। ठीक है, लॉकी मतलब ठिकाने। रेडियस रेडियाई। ठीक है, ऑक्स ऑक्सन। ठीक, तो ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, आपको ध्यान में रखना है ये वर्ड। दरअसल ये वर्ड जैसे रेडियस हो गया, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये बेसिकली हमने ग्रीक से लिया हुआ है, तो इसलिए इसमें आई आई आया। ये भी रूल का पार्ट है, रूल नंबर 13 है शायद, तो वो हम पढ़ेंगे आगे। फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए कि जिनके पीछे ये आ रहे हैं, बट एक्सेप्शन में एस लगेगा और कुछ में आई लगेगा और किसी में ई एन लगेगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन आपको याद रखनी है इस रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलिए रूल नंबर 3 पे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जिनकी एंडिंग ओ से हो रही है, ठीक है, लास्ट में ओ आ रहा है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मैं आपको बता चुका हूं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो लास्ट में ओ क्या है, ओ वोवल है, ए ई आई ओ यू, यही तो वोवल होते हैं। उनके पीछे उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हमें ई एस अपेंड करना है। ये मेरा रूल 3 कहता है। देखते हैं कैसे। लास्ट में ओ आ रहा है, इससे पीछे आर है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो ई एस अपेंड कर दूंगा मैं प्लूरल बनाने के लिए। मॉस्किटो ओ आ रहा है पीछे, इससे पीछे टी है यानी कॉन्सोनेंट व्यंजन है, तो ई एस ऐड कर दूंगा। ठीक है, कार्गो ओ आ रहा है पीछे, कार्गोज ई एस अपेंड कर दूंगा, क्योंकि ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। सेम वोवल ओ से पहले टी है यानी कॉन्सोनेंट है, तो पोटैटो का पोटैटोज हो जाएगा। ठीक है, मैंगो ओ है पीछे, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो ई एस अपेंड कर दूंगा, मैंगोज हो जाएगा। एको है, एको एको होता है गूंज, गूंजना, जैसे आवाज गूंजती है जब भी हम खाली कमरे में बोलते हैं, कोई खाली जगह पे बोलते हैं, तो एको, एको ई एस ऐड कर दूंगा क्योंकि पीछे ओ है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है। ठीक है, बफेलो ओ आ रहा है पीछे, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो ई एस ऐड कर दूंगा। ये वर्ड्स मेरे रूल के अकॉर्डिंग हो गए। अब ये है उनकी एक्सेप्शन, ये जरूर पढ़नी है, क्योंकि ये आ चुका है वर्ड फोटो वाला, ठीक है, जिसमें सिर्फ एस होएगा ऐड। देखो पोटैटो और फोटो में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ। पोटैटो में पोटैटोज होगा, फोटो में फोटोज एस होगा, खाली ई एस नहीं होगा। क्लियर? चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। डायनामो, डायनामोस, पीछे ओ है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है मेरा। ठीक है, जो रूल फॉलो नहीं करेगा। रेशियो है, रेशियोज। सोलो है, सोलोज। ठीक है, मोमेंटो है,
मोमेंटोस, ऐसा डिफाइन कर दिया हमने। पियानो है, पियानोस, ठीक है, खाली एस जुड़ रहे हैं, ये एक्सेप्शन केस हैं, इनको लिख के देख लो, आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ डिफिकल्टी हो ना, तो खाली इनके प्लूरल वाले लिख के देख लो, प्लूरल वाले लिख के देख लो, उसके सिंगुलर अपने आप पता लग जाएंगे, क्योंकि सिंगुलर में एस या ई एस जोड़ करके प्लूरल बन रहा है, प्लूरल में एस या ई एस हटा करके सिंगुलर बन जाएगा वापस। तो खाली इन्हीं वर्डों को आप याद कर लो, ठीक है, सिंगुलर अपने आप बना जाएगा, क्योंकि सिंगुलर से आप प्लूरल बनाओगे, कहीं आई एस ना जोड़ दो, तो आप प्लूरल से सिंगुलर बनाना देखो, तो आपको इस तरह से भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए रूल 4 पढ़ते हैं। रूल 4 क्या कहता है कि जब कोई वर्ड एंड हो रहा हो डबल वोवल से, यानी पीछे दो वोवल्स आ रहे हो, ए ई आई ओ यू में से कोई भी दो वोवल आ रहे हो इनमें से, तो उसमें एस जोड़ देना है प्लूरल बनाने के लिए। देखिए बी डबल ई आ गया, दो वोवल आ गए, एस जोड़ दिया, बी प्लूरल बन गया। जू डबल ओ आ गए, दो वोवल आ गए, एस जोड़ दिया, जूस बन गया। ट्री में भी डबल ई आ गए, दो वोवल आ गए, एस जोड़ दिया। रेडियो आई ओ आ गए, ठीक है, दो वोवल आ गए, एस जोड़ दिया, प्लूरल बन गया। पोर्टफोलियो आई ओ आ गए इसमें, ठीक है, एस जोड़ दिया, प्लूरल बन गया। वो होता है शोक, दुख, मतलब शोक जताना, ठीक है, वोज, एस जोड़ दिया, ओ ई आ रहे थे क्योंकि इसमें, ठीक है, दो वोवल आ रहे थे तो एस जोड़ के प्लूरल बना दिया। ये कहता है रूल 4। क्लियर? चलिए रूल 5। रूल 5 ये कहता है, रूल 5 एंड 6 लगभग सेम है, एक में हमें ध्यान देना है वाई सबसे लास्ट में आना चाहिए, दोनों रूलों में यही बात कर रहे हैं। रूल 5 रूल्स, इसलिए मैंने इनको एक ही स्लाइड पे लिखा है, सबसे पीछे वाई आना चाहिए। अब वाई से जस्ट पहले वाला वर्ड देखना है, अगर वो वोवल है तो उसमें एस जुड़ जाएगा, ठीक है, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो उसमें आई ई एस जुड़ जाएगा। क्लियर हुई बात? सबसे पीछे तो वाई आएगा ही आएगा, उससे पहले वोवल है तो खाली एस जोड़ना है हमें लास्ट में प्लूरल बनाने के लिए, और अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो उसे आई ई एस जोड़ना है, ठीक है, वाई को हटा करके। चेंजिंग देखते हैं कैसे। क्राई, वाई आ गया पीछे, उससे पहले आर जो कि एक व्यंजन कॉन्सोनेंट है, तो वाई हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे, ठीक है, तो बाय चेंजिंग वाई इनटू आई ई एस, अगर वाई प्रीसीडेड बाय वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वाई हटाकर आई ई एस जोड़ना है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए फैमिली, वाई इससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, आई ई एस, वाई हटा दिया। सिटी, वाई आ रहा है, उससे पीछे कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वाई हटा के आई ई एस जोड़ दिया, सिटीज। लॉरी, वाई आ गया, उससे पहले कॉन्सोनेंट आएगा, वाई हटेगा, आई ई एस जुड़ेगा, लॉरीज, ठीक है। कंट्री, वाई हटेगा, उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, आई ई एस, कंट्रीज। पोनी, वाई हटा के उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, पोनीज, ठीक है। डिक्शनरी, वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, आई ई एस जुड़ेगा, ठीक है। रिप्लाई, रिप्लाई वाई हटा के आई ई एस जुड़ेगा क्योंकि उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। क्लियर? चलिए अब हमें क्या करना है, अगर वाई से पहले वोवल आ रहा है तो सिर्फ एस जोड़ना है, वाई का वाई तो ऐसे ही लगेगा, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई हटेगा, आई ई एस जुड़ेगा, इसमें अगर वोवल आ रहा है तो वाई भी रहेगा, सिर्फ एस जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजिंग नहीं, ये एडिंग होगा, ठीक है, एडिंग एस इंटू नाउन्स एंडिंग विथ वाई एंड प्रीसीडेड बाय अ वोवल। जैसे की, वाई से पहले क्या आ रहा है, ये कौन वोवल आ रहा है, वोवल यही तो होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वोवल होते हैं। वाई से पहले अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो सिंपल एस जोड़ना है हमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल 6। रे, ए आ रहा है, रेज कर दिया, एस जोड़ दिया। वे, ए आ रहा है वाई से पहले, एस जोड़ दिया। टॉय, टॉयज।
डोंकी ई आ रहा है, डोंकीज। मंकी वाई से पहले ई आ रहा है, वोवल आ रहा है, एस मंकीज। वैली वाई से पहले ई यानी वोवल आ रहा है, वैलीज। स्टोरी, स्टोरी होता है माला, जैसे बोलते हैं ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, मतलब बहुत सारे माले वाली बिल्डिंग, तो माला बोलते हैं उसको, ठीक है। तो स्टोरी का मतलब होता है माला, तो स्टोरी वाई से पहले ई आ रहा है, तो स्टोरीज, ठीक है, ये वर्ड, ठीक है। अब स्टोरी से स्टोरी में कंफ्यूज मत हो जाना, STORY, ठीक है। स्टोरी होती है कहानी, तो वाई से पहले क्या आ रहा है, ये आर, आर क्या है, कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो क्या रूल लगेगा, स्टोरीज, STORIES बनेगा, ठीक है। तो स्टोरीज एंड स्टोरी में डिफरेंस देख लो, STOREY और ये है STORY, तो Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो Y हटके IES बनेगा रूल 5 के अकॉर्डिंग, और REY वोवल है तो खाली S जुड़ेगा। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप, ये डिफरेंस क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ वर्ड्स के लास्ट में F या FE मिलेगा आपको, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, हमें F और FE को चेंज करना है VES में, ठीक है। F या FE हट जाएगा और VES जुड़ जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। कैसे, F लास्ट में F आ रहा है तो F हटाना है और VES जोड़ना है, तो VES हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही वाइफ FE आ रहा है तो FE हटेगा, VES जुड़ेगा, वाइफ्स। वुल्फ F आ रहा है, VES। लीफ F आ रहा है, लीव्स, ठीक है। शेल्फ F आ रहा है, F हटेगा, VES जुड़ेगा। हाफ, हाव्स, ठीक है, VES जुड़ेगा F हटके। थीव, थीव्स, ठीक है। लाइफ FE हटेगा, VES, लाइव्स। नाइफ FE हटेगा, नाइव्स। लोफ F हटेगा, लोव्स। क्लियर है। अब कुछ इसके एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में आप प्लूरल वाले पे ध्यान दे दीजिए, उसके पीछे आप सिंगुलर बना लेंगे, ठीक है। इसको हम उल्टा पढ़ रहे हैं ताकि हमें आसानी रहे याद करने में, मतलब याद रखने में, ठीक है। तो बिलीव्स एस हटेगा, बिलीव खाली एस लग रहा है क्योंकि एक्सेप्शन केस है, हालांकि एफ की जगह क्या होना चाहिए, बिलीव्स आना चाहिए था, ठीक है। पर यहाँ पे बिलीव एफ हट करके VES ना जुड़ करके इसमें खाली एस जुड़ा, तो ये एक्सेप्शन केस है, ये रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इन सब में क्या होगा, इन सब में एफ हटके VES नहीं जुड़ेगा, इसमें खाली एस अपेंड हो जाएगा, यानी एस जुड़ेगा खाली, और एफ का एफ एज इट इज रहेगा, ठीक है। बिलीफ का बिलीव्स हो गया, एस जुड़ गया। चीफ का अगेन एस जुड़ गया, चीफ्स हो गया। क्लिफ एस जुड़ गया, क्लिफ्स हो गया। डार्फ, डार्फ्स हो गया, ठीक है। गल्फ, गल्फ्स हो गया। प्रूफ, प्रूफ्स हो गया, ठीक है। रूफ, रूफ्स हो गया। सेफ, सेफ्स हो गया। टफ, टफ्स हो गया। ब्रीफ, ब्रीफ्स हो गया, सब में एस जुड़ गया, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शन केस है, ये रूल फॉलो नहीं करता रूल 7, ठीक है। रूल 7 के हमने एक्सेप्शन भी देख लिया और जो रूल फॉलो करते हैं वो भी देख लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रूल 8 क्या कहता है, एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन। आपको कंपाउंड मैंने बता दिए थे कि जो दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलके बने हो वो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, तो कुछ कंपाउंड वर्ड्स में हमें प्रिंसिपल वर्ड में एस जोड़ना है, जो मेरा मुख्य वर्ड होगा। कैसे देखते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो इसमें मुख्य वर्ड क्या है, ब्रदर मुख्य वर्ड है, तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, एस जुड़ गया मुख्य वर्ड में, ठीक है। बेड रूम हो गया, ठीक है। रूम्स, रूम मुख्य वर्ड है तो रूम्स हो जाएगा, एस मुख्य वर्ड में जुड़ेगा, ठीक है। कमांडर इन चीफ हो गया तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा क्योंकि मुख्य वर्ड कमांडर है इसमें, ठीक है। स्टेप डॉटर हो गया तो डॉटर मुख्य वर्ड है, डॉटर्स हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स, एस जुड़ गया, ठीक है।
मेड सर्वेंट हो गया, तो मेड सर्वेंट्स, सर्वेंट मुख्य वर्ड है तो सर्वेंट में एस जुड़ जाएगा, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्स तो कर नहीं सकते क्योंकि पार्लियामेंट तो एक ही रहेगा, उसमें मेंबर काफी सारे हैं तो इसलिए मुख्य वर्ड मेंबर है इसमें, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, एस जुड़ जाएगा। हैंडफुल, हैंडफुल में हैंडफुल्स, क्योंकि हैंड को भरना मतलब, ठीक है। स्पूनफुल यानी थोड़ा, मतलब चम्मच पूरी भर के, स्पूनफुल में स्पूनफुल्स हो जाएगा, क्लियर है। तो इसमें मुख्य वर्ड में एस जुड़ना है, ये रूल कहता है। अगर कंपाउंड नाउन है, यानी कंपाउंड वर्ड है मेरा, दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलके जो वर्ड बना है, ठीक है। चलिए, रूल 9 क्या कहता है, बाय चेंजिंग इनसाइड वोवल्स। कुछ वर्ड शब्द में वोवल्स बीच में आते हैं, ठीक है, उन वोवल को हम चेंज कर दें तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। किन वर्ड में, जैसे कि मैन यानी एक आदमी, अगर ये ए की जगह हम ई चेंज कर दें, देखो वोवल से वोवल ही बनेगा, वोवल से वोवल ही चेंज होगा तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। ए क्या है, वोवल है, ई क्या है, अगेन वोवल है, तो वोवल से वोवल चेंज हो गया तो सिंगुलर से प्लूरल बन गया, ये रूल 9 कहता है। मैन एक आदमी यानी मैन बहुत सारे आदमी, वुमेन ए चेंज होगा वुमेन, ए को ई कर दिया तो वुमेन यानी बहुत सारी औरतें होगी। फुट डबल ओ चेंज होंगे डबल ई में, ठीक है, फुट यानी एक पैर, फीट मानी काफी सारे। गूज, ठीक है, गूज गीज हो जाएगा, डबल ई चेंज होगा, लास्ट वाला नहीं होकर के इनसाइड वोवल लिखा है ना, इनसाइड मतलब जो बीच में आ रहा हो, अंदर आ रहा हो वर्ड के, लास्ट में नहीं, अंदर जो आ रहा हो, ठीक है। तो गूज, गूज का हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन में भी पढ़ा था, जो गेंडर का गूज था यानी हंस का हंस नहीं था यानी बत्तख था, ठीक है, तो गूज का गीज हो जाएगा, बहुत सारी बत्तख है। ओएसिस SIS आई चेंज होगा ई में, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ई वाले प्लूरल है और बाकी जितने ए या ओ आ रहा है या आई आ रहा है वो सिंगुलर है। इस तरह से आप थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें ये हो गया ओएसिस, ठीक है। रूल 10 क्या कहता है, EN टू नाउन्स, हम कुछ नाउन में EN जोड़ दें तो प्लूरल बन जाएगा, कैसे, जैसे चाइल्ड, चाइल्ड यानी एक बच्चा, चिल्ड्रन EN जोड़ दिया आर अपेंड करके, ठीक है, EN जोड़ दिया आर अपेंड करके, तो चिल्ड्रन यानी बहुत सारे बच्चे हो गए, ठीक। ऑक्स, ऑक्स हमने एक्स वाला जो रूल 2 कहता था कि एक्स आ रहा है तो ES जोड़ना है, लेकिन उसमें ये एक्सेप्शन केस में था, तो ऑक्स में EN जोड़ेंगे तो बहुत सारे बैल बन जाएंगे, ठीक है। ऑक्सन मीन्स बहुत सारे ऑक्स, ऑक्स खाली एक ऑक्स, ठीक है। रूल 2 में क्या कह रहा था कि अगर लास्ट में एक्स है तो ES जोड़ना है, लेकिन उसके एक्सेप्शनल केस में भी पढ़ा था हमने इसको, और हमने इस रूल में भी पढ़ा है, रूल 10 में, कि EN जोड़ने से सिंगुलर टू प्लूरल बनाया है हमने, ये तो इवन याद भी हो गया होगा, है ना। चलिए, रूल 11 क्या कहता है, कुछ लेटिन वर्ड्स हैं अभी, आपको पता है फॉरेन वर्ड्स भी पढ़े थे हमने रूल 5 में, जेंडर के उसमें, है ना, जेंडर केस में, तो सेम ऐसी जो दूसरी फॉरेन वर्ड्स है ना उसमें अलग रूल लगते हैं, देखते हैं। ये लेटिन वर्ड्स हैं कुछ जो एंड हो रहे हैं अम से, ठीक है, जो भी वर्ड UM से एंड होगा ना वो सिंगुलर होगा लेटिन वर्ड्स में, ठीक है। तो UM को हमें रिमूव करना है और एंड कर देना है ए, UM लास्ट से हटाओ और ए ऐड कर दो तो प्लूरल बनेगा। हालांकि एक ऐसा लग रहा है कि एक हमने सिंगुलर बना दिया, बट लेटिन का केस है, ये लेटिन का रूल होगा, इसलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि UM हटा करके ए लगा देंगे तो अनेक वर्ड बन जाएगा उसके लिए, तो यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें ए ऐड करना है UM हटा करके, जैसे कि डेटम, UM हटाया ए लगा दिया डेटा बन गया। ओवम, UM हटाया ओवा,
ऐसा लग रहा है कि ये वर्ड्स मेरे सिंगुलर हैं, बट ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, क्योंकि ये लैटिन वर्ड्स हैं। लैटिन वर्ड्स में ये वर्ड प्लूरल होते हैं। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना। एजेंडम, यूएम हटा के ए ऐड होगा, एजेंडा। डिक्टम, यूएम हटा करके ए ऐड होगा, डिक्टा। मेमोरेंडम, यूएम हटा करके मेमोरेंडा, ए ऐड होगा। ठीक है। स्ट्रेटम, यूएम हटा करके ए ऐड होगा, स्ट्रेटा। क्लियर? आप इसको लिख करके ही याद कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, या इसके प्लूरल वाले ही लिख लो तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? और इससे बाहर नहीं आने का, इसी में से आएगा। तो ये तो आप कर ही सकते हैं अगर 3 से 4 नंबर नाउन में पक्के करने हैं तो। क्लियर? अब इसकी भी कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जिसमें हम यूएम हटाएंगे नहीं, सिर्फ एस जोड़ देंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। जैसे एसाइलम, एसाइलम्स। ठीक है। म्यूजियम, म्यूजियम्स। प्रीमियम, प्रीमियम्स, एस जोड़ दिया। फोरम, फोरम्स, एस जोड़ दिया। पेंडुलम, पेंडुलम्स। ठीक है। तो आप इन वाले शब्दों में भी प्लूरल वाले पे फोकस करिए, ना कि सिंगुलर। इनको हम उल्टा पढ़ेंगे, प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाते हैं। ठीक है। ए है तो यानी प्लूरल है, इसका डेटा का डेटम हो जाएगा, यानी सिंगुलर बन गया। क्लियर? ऐसे ही म्यूजियम्स है तो एस हटा के म्यूजियम यानी सिंगुलर बन जाएगा। तो इनके प्लूरल पे फोकस करेंगे तो हमें ये अच्छे से ध्यान में हो जाएंगे। ठीक है। पर लिख के जरूर देख लेना, लिख के भी चीज हमेशा याद रह जाती है। और मैं ये बात इसलिए बार बार बोलता हूँ कि कब किस समय किस जगह पे किस इंसान के दिमाग में क्या बात बैठ जाए वो हम नहीं कह सकते, इसलिए हमें हमेशा समझाते रहना चाहिए। ठीक है, कि एक बार करके तो देखो, हमेशा होंगी चीजें। ठीक, चलिए रूल 12 पढ़ते हैं। रूल 12 क्या कहता है कि कुछ लैटिन वर्ड्स यूएस से एंड होते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, यूएम वाले भी सिंगुलर होते हैं और यूएस से जो एंड होते हैं वो भी सिंगुलर होते हैं। जैसे रेडियस पढ़ा था ना हमने, यूएस से ऐड हो रहा था तो उसका रेडियाई कर दिया था हमने, रूल 2 में ही पढ़ा था ये भी हमने, है ना। तो कुछ वर्ड्स लैटिन वर्ड्स हैं जो यूएस से ऐड होते हैं तो वो सिंगुलर होते हैं, उनको प्लूरल बनाने के क्या करना पड़ेगा, हमें यूएस को हटाना पड़ेगा और आई जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। रूल 11 में हमने यूएम को हटा करके ए जोड़ा, रूल 12 में हमने क्या किया, यूएस को हटा करके आई जोड़ दिया प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है। तो रेडियस यूएस हटेगा आई जुड़ गया, प्लूरल हो गई रेडियाई। स्लेबस यूएस हटेगा स्लेबियाई होगी, आई जुड़ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। रूल 13 कहता है कुछ ग्रीक वर्ड्स आ गए अब यहाँ पे। ठीक है। ग्रीक वर्ड्स इससे जो एंड हो रहे हैं वो सिंगुलर है, तो ई आई एस हटा करके हमें क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करना है अकॉर्डिंग टू रूल 2। रूल 2 में ई एस ही तो जोड़ रहे थे हम। ठीक है। तो आई एस हटा करके ई एस ऐड करेंगे तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। कैसे? एनालिसिस, आई एस हटा करके ई एस जोड़ देंगे। या कह सकते हैं ये वही वाला आ गया कि हमें इनसाइड वोवल चेंज करना है, आई की जगह ई लगा दिया, हालांकि ये ग्रीक वर्ड है इसलिए इस रूल में आया। जैसे हमने मैन किया था ना प्लूरल बनाने के लिए, तो इनसाइड वोवल चेंज किया था, सेम ऐसे ये वोवल चेंज हुआ, आई की जगह ई चेंज हुआ। ठीक है। हम रिलेट करके पढ़ना है हमें। ठीक है। तो रिलेट करके सेम ऐसे क्राइसिस है, आई की जगह ई आ गया। ये मैंने इसलिए अलग कैटेगरी में रखा क्योंकि ये कुछ ग्रीक वर्ड हैं, आपको याद रह जाएंगे। उस कैटेगरी में भी रख सकता था मैं उनको जिसमें हम इनसाइड वोवल चेंज कर रहे थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। ठीक है। एसआईएस हाइपोथेसिस, आईएस का हाइपोथेसिस, ईएस चेंज हो गया। क्लियर है? बेसिस, आईएस की जगह ईएस आ गया, बेसिस। ठीक है। थीसिस, थीसिस हो गए। क्लियर है? तो इसमें भी हम इनसाइड वोवल ही चेंज करना है, ग्रीक वर्ड में भी। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, एनालिसिस वाला। ओके। चलिए रूल 14 देखते हैं। ग्रीक वर्ड एंड विथ ओन, जो ग्रीक वर्ड, कुछ ग्रीक वर्ड्स ओ एन से एंड होते हैं वो सिंगुलर होते हैं,
तो ON को हटा करके हमें A जोड़ना है तो प्लूरल बन जाएगा। कैसे? जैसे फेनोमिनन, ON आ रहा है लास्ट में, हमने ON हटा करके फेनोमिना कर दिया, यानी प्लूरल बन गया। क्राइटेरियन, ON लगाया हुआ है, क्राइटेरिया कर दिया, A लगा दिया। ठीक है, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन गए A लगाकर। अगेन इसके प्लूरल पे फोकस रखो आप, सिंगुलर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये ही हमारे 14 रूल्स थे सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, और ये हमारे वर्ड से इनसे बाहर नहीं आएगा। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, लिख के देख लीजिए, याद कर लीजिए, आपके मार्क्स पक्के हो गए यहाँ पे। ठीक है, चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नाउन से रिलेटेड हैं। जैसे हमने नाउन पूरा पढ़ लिया अब ऑलमोस्ट। ठीक है, हमने नाउन पढ़ लिया, काउंट्स ऑफ नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ लिए, जेंडर पढ़ लिया, नंबर भी पढ़ लिया। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस होंगे, आपको फाइंड करना होगा कि कहाँ गड़बड़ी है, या एरर फाइंड करनी है कि बाकी 3 में कहीं एरर होगी, एक करेक्ट होगा। तो वो करेक्ट कैसे पहचान पाएंगे? जब आपको उनके रूल्स पता होंगे। ठीक है, तो चलिए रूल्स देखते हैं कि कितने रूल्स हैं हमारे। ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 8 से 9 रूल्स हैं, तो ये हमें दिमाग में रखने हैं। हमारी नाउन कंप्लीट। चलिए, ऑलवेज यूज सिंगुलर फॉर्म विद कलेक्टिव नाउन। चलिए, अब मैं इससे इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दूंगा हेल्पिंग वर्ब की। देखिए, सिंगुलर हमने पढ़ लिया एक के लिए, सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल हो गया अनेक। इज, सिंगुलर के साथ इज यूज होगा हमेशा। अगर सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगी, आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्लूरल आर यूज होगा। अगर प्लूरल नाउन है तो आर यूज होगा। आपको सिंगुलर प्लूरल ही पता है, आपको हेल्पिंग वर्ब भी पता है, जब मैंने उनको जानकारी दी थी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर नहीं पता तो आप फर्स्ट पार्ट देखिए इस सीरीज का, उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही हैज वर्ड आएगा। हैज वर्ड हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए आएगा। ठीक है, प्लूरल के लिए हैव आएगा। अभी हम इतनी ही जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि यही मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा, तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा इन चीज़ों का। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से आपस में कनेक्ट रहते हैं, वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग कनेक्ट रहते हैं, वही रूल्स पढ़ने हैं हमें। ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। वो हम टेंसेस और जब वर्ब करेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतनी जानकारी लीजिए कि सिंगुलर इज और एज आएगा सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल के साथ आर और हैव आएगा। क्लियर? चलिए, अब पढ़ते हैं पॉइंट क्या है। ऑलवेज यूज सिंगुलर फॉर्म विद कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स आपको पता ही है, समूहवाचक संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए। जैसे आर्मी हो गई, सोल्जर्स का समूह, टीम हो गई, प्लेयर्स का समूह, कमेटी हो गई, मेंबर्स का समूह। ठीक है, तो जो भी समूह का बोध कराए वो कलेक्टिव नाउन है, आप जानते हैं। तो हमें उसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही यूज करनी है। ठीक है, कब तक? जब तक कुछ डिफरेंसेस यानी कुछ मतभेद ना दर्शाया जाए उनका, या हर एक मेंबर के बारे में बात ना बोली जाए। ठीक है, हमें हमेशा सिंगुलर यूज करना है कलेक्टिव नाउन के साथ, जब तक कोई मतभेद ना हो या हर एक मेंबर के बारे में कोई बात ना की जाए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कमेटी का। कमेटी मीट्स एवरी वीक। कमेटी हर हफ्ता मिलती है। तो ये मीट्स, ये जो एस वर्ड आया है, अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे। इससे पहले सिंगुलर के साथ वर्ब में एस आएगा। ठीक है,
प्लूरल के साथ वर्ब में एस नहीं आएगा, सिंगुलर के साथ एस आएगा वर्ब में, प्लूरल के साथ नहीं आएगा। जैसे कि मैं बोलता हूं ही नहीं लेते हैं, नाम लेते हैं, राम गोज, ठीक है, यहां पे ईएस आ गया, राम जाता है। अब मैं कहूं राम एंड श्याम, दो आ गए यानी एक से ज्यादा आ गए, गो, राम और श्याम जाते हैं, ठीक है। तो एस या ईएस लगाओ वर्ब में तो वर्ब सिंगुलर है, यानी सिंगुलर के साथ यूज हो रही है, एक के साथ यूज हो रही है। एस या ईएस नहीं है वर्ब में तो वो एक से ज्यादा के साथ यूज हो रही है, यानी प्लूरल मेरी नाउन है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं आएगा। अगर सिंगुलर नाउन है तो एस या ईएस आएगा वर्ब में। क्लियर? तो सेम ऐसे ही कमेटी कलेक्टिव नाउन है लेकिन कलेक्टिव के साथ सिंगुलर यूज हो रहा है तो सिंगुलर के साथ वर्ब में एस आएगा। तो मीट्स, ये वर्ब बता रही है कि ये सिंगुलर नाउन के साथ आई है। क्लियर है? कमेटी मीट्स एवरी वीक, कमेटी हर हफ्ता मिलती है, ठीक है, तो ये सिंगुलर है, ठीक है। अब हर एक मेंबर के बारे में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ऑडियंस है, ऑडियंस भी एक कलेक्टिव नाउन है। ऑडियंस अपनी सीट पर बैठी, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अब यहां पे मैं हर एक मेंबर की बात कर रहा हूं कि ऑडियंस है यानी बहुत सारे ग्रुप का, पीपल का ग्रुप है, ऑडियंस है, ठीक है। ऑडियंस ने अपनी चेयर पर बैठी, अपनी चेयरें ली, तो हर एक मेंबर ने ली, तो मैं हर एक मेंबर की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो इसलिए ये हैव आया। हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है जो प्लूरल नाउन के साथ आती है। जैसे मैंने आपको बताया, इज सिंगुलर, आर प्लूरल के साथ आएगा, ऐसे ही हैज सिंगुलर के साथ आता है, प्लूरल के साथ हैव आएगा। अब ये प्लूरल ऑडियंस होगा, ऑडियंस प्लूरल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि यहाँ पे हर एक मेंबर की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए हैव आया, अदरवाइज हैज आता है। यहाँ पे क्लियर हुई बात? जब तक कोई मतभेद ना हो या हर एक मेंबर के बारे में बात ना हो, कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर यूज करेंगे। आप मेरे वर्डों पे ध्यान दीजिए, सिंगुलर कब यूज करेंगे, जब कलेक्टिव नाउन नॉर्मल हम यूज कर रहे हैं, जब तक उसमें मतभेद ना हो या एक एक मेंबर के बारे में बात ना हो तो हम प्लूरल यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आप जानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड, ठीक है। तो उसके साथ भी हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है, कभी भी प्लूरल वर्ब यूज नहीं करनी। जैसे कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, हम बोल सकते हैं गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल या एलिमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। गोल्ड एक प्रीशियस एलिमेंट है ना। तो इज आया है, इज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है। तो ये इज वर्ब किसके लिए आई, गोल्ड के लिए आई। गोल्ड कैसा है, सिंगुलर, ठीक है। तो मटेरियल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर है? चलिए रूल नंबर 3, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी सिंगुलर आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, जिससे गुण, भाव या अवस्था का पता लगे किसी की, है ना। जैसे हमने एग्जांपल लिए थे ऑनेस्टी, हेट्रेड, पॉवर्टी, ब्रेवरी, ठीक है। तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हम पढ़ते आए हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। तो ये इज किसके लिए आया, ऑनेस्टी के लिए आया, और ये कैसी वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है।
तो हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब आपने देखा होगा कि अगर हम सिंगुलर में एस या ईएस जोड़ें तो प्लूरल बन जाता है ना, और प्लूरल में एस या ईएस हटाएं तो सिंगुलर बन जाता है ज्यादातर केसेस में। लेकिन कुछ प्लूरल फॉर्म, कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं, कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं और उनके साथ हम प्लूरल ही यूज करते हैं। ठीक है, उनको हम सिंगुलर यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मतलब उनको अगर हम रिमूव कर दें एस या ईएस उनमें से, तो उन्हें कैन नॉट बी मेड सिंगुलर, हम उसको सिंगुलर नहीं बना सकते एस या ईएस हटाने के बाद भी। ठीक है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगी। जैसे कि सीजर्स कैंची हो गई, टोंग्स चिमटा हो गया, हम सीजर नहीं लिख सकते इसको, सीजर गलत वर्ड है, सीजर्स ही होगा। ठीक है, प्लायर्स हो गया, प्लास हो गया। ठीक है, ट्राउजर्स हो गए, पैंट्स हो गई, पैंट नहीं होता, पैंट्स ही होता है। गैलोज हो गए, ठीक है, गैलोज होता है फांसी का फंदा। ठीक है, बैलोज हो गई, बैलोज होती है फूकनी। स्पेक्टिकल्स हो गए, जैसे ये स्पेक्टिकल्स हो गए, है ना। फायरवर्क्स आपने देखा होगा, पटाखा की दुकान नहीं देखा, पटाखे की दुकान ही देखा होगा हर जगह, तो फायरवर्क्स ही होता है, फायरवर्क नहीं होता। सराउंडिंग्स, अब सराउंडिंग आप बोलोगे कि सर सराउंडिंग तो भी होता है, हम कहेंगे कि बिल्कुल होता है सराउंडिंग, और सराउंडिंग्स भी होता है, एस वाला लगा हुआ। अब इन दोनों में डिफरेंस है, सराउंडिंग्स होती है नाउन और सराउंडिंग होती है वर्ब। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, सराउंडिंग है वर्ब, सराउंडिंग से नाउन, जिनका मतलब भी अलग अलग है। सराउंड मतलब होता है चारों तरफ से घेरना, और सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास की जगह, जो आपके आसपास की जगह होती है, चारों तरफ से घेरना वर्ब है सराउंड मतलब, सराउंडिंग्स है आसपास की जगह। क्लियर हुआ? तो ये हमेशा एस के साथ यूज करोगे तो ये एज ए नाउन करेगा। ठीक है, सराउंडिंग का है मतलब वो वर्ब है, वो नाउन नहीं है, और यहाँ पे हम नाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये वर्ड लिखा है इसमें पे कि आपको इसका बारे में पता लग सके। जैसे कि अब एक एग्जांपल से समझते हैं और अच्छा आएगा। मैं दो सेंटेंस लिखूंगा, आप बताना कि कौन सा सही है। ठीक है, अगर मैं पूछता हूं कि मेरी पैंट कहाँ है, तो दो वर्ड लिखता हूं मैं कि वेयर यानी कहाँ, इज माई पैंट्स। ठीक है, एक तो ये वर्ड हो गया, एक सेंटेंस हो गया, सॉरी। ठीक है, वेयर आर माई पैंट्स। इनमें से एक सही है, एक गलत है। कौन सा सेंटेंस सही है? नीचे वाला। क्यों? क्योंकि पैंट्स कैसा है? पैंट्स मेरी प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, तो आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये सिंगुलर आ रही है, तो ये गलत सेंटेंस होगा मेरा, ये गलत है, ये सही है। प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल ही वर्ब आएगी। क्लियर है? तो वेयर आर माई पैंट्स इज अ करेक्ट सेंटेंस। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये दोनों लगभग लगभग सेम ही है, क्योंकि कुछ सिंगुलर कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका अर्थ निकाले तो प्लूरल हो जाएंगे, और कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ निकाले तो सिंगुलर होगा। जैसे कि देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रूल कहता है कि सम नाउन्स लुक प्लूरल इन अपीयरेंस बट आर इन सिंगुलर। जैसे कि पॉलिटिक्स, एस आ रहा है पीछे, आपने देखा होगा नॉर्मली एस या ईएस वाले जिनके पीछे आ रहा है वो प्लूरल है, लेकिन ये वाले क्या है? सिंगुलर है। जैसे कि मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मीसल्स, बेसिकली कुछ सब्जेक्ट्स के नाम आपके सिंगुलर ही होंगे, हालांकि लगते वो प्लूरल हैं। मीसल्स हो गया, मीसल्स मतलब वो होते हैं ना कि बीमारी है एक तरह की, मीसल्स हो जाती है। ठीक है, रिकेट्स सूखा रोग हो गया, शिंगल्स फोड़े हो जाते हैं। अब कुछ गेम्स के नाम आ गए, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, है तो ये एक ही गेम, है तो ये एक ही सब्जेक्ट, है तो ये एक ही बीमारी, लेकिन देखने में वो प्लूरल लग रहा है क्योंकि एस ई एस आ रहा है पीछे। तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर ही यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं पॉलिटिक्स का,
ठीक है, पॉलिटिक्स बहुत बेकार गेम है, इज अ बैड गेम, ठीक है, पॉलिटिक्स इज ए बैड गेम। अब ये सिंगुलर वर्ब आ गई मेरी, है ना, तो सिंगुलर वर्ब इसलिए आई क्योंकि नाउन कैसी थी, सिंगुलर थी, हालांकि देखने में वो प्लूरल लग रही है बट वो प्लूरल है नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैथमेटिक्स का ले लेते हैं, मैथमेटिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, तो मैथमेटिक्स इज एन आएगा, सॉरी, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई है सिंगुलर नाउन के लिए, क्लियर हुआ, आर का वो यूज करना यहाँ पे गलत है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अब कुछ नाउन्स सिंगुलर हैं अपीयरेंस में बट हैं वो प्लूरल में मीनिंग में, जैसे कि कैटल, पशु जो चरते हैं ना पशु, तो कैटल बोलते हैं, कैटल्स नहीं बोलते हैं, ठीक है। कैवेलरी, कैवेलरी घुड़सवार वाले सैनिक होते हैं, ठीक है। पोल्ट्री, पोल्ट्री जैसे मुर्गी पालन होता है ना, पीजेंट्री ऐसे खेती करना हो गया। पुलिस, पुलिस के साथ पुलिसीज नहीं देखा होगा आपने, है ना, पुलिस ही होता है और वो प्लूरल होती है क्योंकि पुलिस में काफी सारे लोग जाते हैं, जब भी जाते हैं जैसे थीफ को पकड़ने, ठीक है, तो ये एज अ प्लूरल ही यूज हो गए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कैटल का ही ले लेते हैं, ठीक है, कैटल, ओके, कैटल, फिर से कैटल आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मीन्स चर रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये एज अ प्लूरल नाउन है तो प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है इनके साथ, क्लियर हुआ ये रूल। चलिए नेक्स्ट, बस ये 3 रूल और हैं, उसके बाद हमारी नाउन डन। ऑलवेज यूज सिंगुलर फॉर्म विद हाइफनेटेड नाउन, हाइफनेटेड नाउन ये होते हैं जिनके बीच में हाइफन लगा होता है ना, ये वर्ड होता है हाइफन, है ना, जैसे हम लिख देते हैं ना कि 200, सॉरी 2 नहीं, 200 रुपीज, 100 रुपी, है ना, तो ये जो हाइफन लगा है ना यहाँ पे, ये हाइफनेटेड नाउन होते हैं, ठीक है। रुपी एक नाउन है, आपको पता ही है, 100 भी नाउन है, तो ये हाइफनेटेड, हाइफन इनके बीच में आ रहा है तो ये हाइफनेटेड नाउन हो गए, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज या डरना मत किसी भी नए वर्ड से, मैं एक एक वर्ड समझाऊंगा आपको, ओके। ठीक, तो हाइफनेटेड नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। 200 रुपी वाले एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 200 रुपए हैं, तो इसे मैं लिखूंगा कैसे, आई हैव 200 रुपी नोट्स, क्या ये सही सेंटेंस है? नहीं, ये एस हटेगा यहाँ से, ये एस ना आए तो अब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म यूज होगी हमेशा हाइफनेटेड नाउन के साथ। आई हैव 200 रुपी नोट्स होगा, रुपीज नोट्स नहीं होगा, हालांकि दो एक से ज्यादा हैं लेकिन फिर भी ये ई आएगा, ठीक है। तो ये खाली एस हटेगा, एस हटेगा, ये अब सही है, आई हैव 200 रुपी नोट्स, ठीक है, रुपीज नहीं होगा, प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर फॉर्म आएगी नाउन की, क्लियर हुआ ये वाला रूल। नेक्स्ट चलते हैं, इफ प्रपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन, प्रपोजिशन कौन से वर्ड थे, जो संबंध बताए, है ना, अगर प्रपोजिशन यूज हो रही है किसी नाउन के बाद, उसके बाद फिर से नाउन रिपीट होती है तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगी, है ना, देन सिंगुलर फॉर्म इज यूज्ड, हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज होगी, उसके बाद कभी भी प्लूरल के साथ नहीं यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मेरी बहन ने पेज के बगैर
पेज के बाद पेज पढ़ दिए हैं किसी भी बुक के, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। माई सिस्टर रीड्स आएगा क्योंकि सिस्टर एक ही है, ठीक है। माई सिस्टर रीड्स पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ सम बुक, या ऑफ दिस बुक, कोई भी एक बुक है पर्टिकुलर, ठीक है। अब ये आफ्टर क्या है, ये पेज के बाद पेज का वो संबंध बता रही है कि पेज के बाद पेज आ रहा है, संबंध बता रही है, तो ये प्रेपोजिशन हो गई, ठीक है। अब ये क्या रूल क्या कह रहा है, प्रेपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन देन सेम नाउन रिपीट्स, तो सिंगुलर फॉर्म यूज होनी है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म तो नहीं है, पेजेस यानी पेज ही पेज हो गए, तो ये गलत मैंने लिखा है सेंटेंस। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ये एस हटेगा। माई सिस्टर रीड्स पेज आफ्टर पेज ऑफ दिस बुक, अब ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू दिस रूल, उसने पेज के बाद पेज पढ़े हैं, है ना। तो अगर प्रपोजिशन के बाद नाउन के बाद प्रपोजिशन आए और सेम नाउन रिपीट हो, पेज तो नाउन ही है ना, नाम से जानता हूं मैं, नाउन है, ये भी नाउन है ना। तो नाउन रिपीट होती है प्रपोजिशन के बाद भी सेम, तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ इतना? चलिए नेक्स्ट रूल में बढ़ते हैं कि कुछ नाउन हम रॉन्ग वे में यूज करते हैं, जैसे कि कजन ब्रदर सिस्टर, मैंने कॉमन जेंडर में पढ़ाया था आपको, जब कॉमन जेंडर पढ़ाया था कि कजन ही होता है, कजन ब्रदर सिस्टर का यूज करना गलत है, तो कजन ब्रदर सिस्टर हमेशा गलत है, कजन सही करेक्ट यूसेज है, ठीक है। पिक पॉकेटर कुछ नहीं होता, पिक पॉकेट ही होता है, यानी जेब कतरा, ठीक है। गुड नेम आपसे जैसे पूछते हैं कुछ लोग, व्हाट इज योर गुड नेम, तो वो गलत यूज है, यूसेज ऑफ इंग्लिश है, व्हाट इज योर नेम ही ठीक है, ठीक है, व्हाट्स योर नेम। स्मॉल और बिग ब्लंडर कुछ नहीं होता, खाली ब्लंडर होता है, क्योंकि ब्लंडर का अर्थ ही बहुत बड़ी भूल है, तो उसमें छोटा बड़ा कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा, इसलिए स्मॉल ब्लंडर बिग ब्लंडर कुछ नहीं होता, खाली ब्लंडर होता है, ठीक है। बैड ड्रीम यानी बुरा सपना, बैड ड्रीम कुछ नहीं होता, बैड ड्रीम की जगह हम क्या यूज करते हैं, नाइटमेयर, ठीक है, तो नाइटमेयर यूज करिए। स्ट्रॉन्ग ब्रीज कुछ नहीं होता, गलत है ये सर, स्ट्रॉन्ग विंड होता है, क्योंकि ब्रीज का मतलब ही बहुत हल्की और बहुत सॉफ्ट हवा होती है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज को हम सॉफ्ट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड को नहीं कर सकते, इसलिए स्ट्रॉन्ग विंड होगी, विंड बहुत तेज हवा, स्ट्रॉन्ग ब्रीज गलत है यूज करना। क्लियर हुआ ये रूल्स दोस्तों? अब इसके हमें क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं वो मैं कराऊंगा अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैब, क्योंकि हमने डेली 20 वोकैब वर्ड्स याद करने का प्रण लिया है एक तरह से, है ना। तो चलिए वोकैब पे बढ़ते हैं हम। आज दोस्तों हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, कल तो हमने नॉर्मल वर्ड्स किए थे, आज हम डेली कुछ ना कुछ डिफरेंट करेंगे, है ना, ताकि हमें इंटरेस्ट भी बना रहे और हमें हर एक बात का ज्ञान भी होता रहे साथ के साथ। अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, ईडियम्स फ्रेजेस आप सिंपली सोचिए, सिंपली जानिए, ये होते हैं मुहावरे, ठीक है, मुहावरे जैसे बोल देते हैं, इसलिए इनको फ्रेज बोला गया। फ्रेज वो शब्द, वो सेंटेंसेस होते हैं जो आप पूरी जैसे मैंने बोल दिया कोई सेंटेंस, तो वो पूरा होना चाहिए, अगर वो आधा है लेकिन तब भी उससे पूरा मतलब निकल रहा है, उन्हें हम फ्रेज बोलते हैं, कि पूरा सेंटेंस ना होते हुए भी वो थोड़े से सेंटेंस से ही पूरा मतलब दे, पूरा मतलब समझा दे पूरा कि वो कहना क्या चाह रहा है, बिना पूरा सेंटेंस बोले, है ना, तो वो फ्रेजेस होते हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस बेसिकली मुहावरे ही हैं, है ना। चलिए पढ़ते हैं। एक्लिस हील्स, दोस्तों एक्लिस एक योद्धा था, ग्रीक का योद्धा, वो बहुत ताकतवर था, ट्रोजन वार, अगर आपने ट्रोजन वार के बारे में पढ़ा है तो वो एक्लिस एक बहुत तकड़ा योद्धा था ग्रीक में, ग्रीक माइथोलॉजी में। वो उसका शरीर बहुत तकड़ा था, वो उसे किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता था, है ना, लेकिन वो सिर्फ कमजोर कहाँ से था, वो सिर्फ एडी से कमजोर था, इसलिए वो पैरों में बहुत भारी भारी जूते पहनता था कि उसकी एडी पे कोई वार ना कर पाए,
है ना। लेकिन उसकी एडी से वो कैसा था, कमजोर। तो वहीं से ये कहावत या ये मुहावरा बना है एक्लिस हील्स, कि एक्लिस की सिर्फ हील्स ही कमजोर थी, बाकी वो पूरा योद्धा एकदम ताकतवर था हर जगह से। ठीक है, तो इसका मतलब है कमजोर पक्ष, क्योंकि उसकी वो हील से कमजोर था। या आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि अगर आपकी एडी काट दी जाए तो आप चल नहीं सकते, आप खड़े नहीं रह सकते, आप पंजों से इतने टाइम चल नहीं सकते, एडी ही संभालती है आपका वजन। तो एडी एक मजबूत हिस्सा है आपके शरीर का, और वही एक कमजोर पक्ष भी हो सकता है अगर आपके पास ना हो तो ऐसे भी हम याद करते हैं कि तो एक्लेस हील्स का मतलब है फैटल वीकनेस, कमजोर पक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऐड फायर टू फ्यूल, ये तो बिल्कुल सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं, फायर में फ्यूल डाल रहे हैं। आग में, फायर होती है आग, फ्यूल होता है कोई भी ईंधन, हम ईंधन डाल रहे हैं आग में। अब आग में कोई ईंधन की जगह हम क्या ले लें, घी ले लें, तो आग में घी डालने का मतलब हो गया ऐड फायर टू फ्यूल। सिंपल, क्योंकि घी भी एक ईंधन का काम करेगा। टू मेक मैटर वर्स, तो बोल देते हैं कि तुम ठीक कराने से तो गए ये काम, तुम तो इसमें घी डाल रहे हो और आग में घी डाल रहे हो तुम तो ऐड फायर टू फ्यूल हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, आर्म चेयर जॉब, अब एक ऐसी जॉब है जिसकी आर्म्स वाली चेयर पे बैठना है, तो मतलब आप रिलैक्स कर रहे हो, आराम कर रहे हो, और हाथों को भी आपको आराम मिल रहा है, और जॉब है तो मतलब आप उससे कमा भी रहे हो, आपको बस चेयर पे बैठ करके कमाना है। ठीक है, तो कितनी आराम वाली जॉब होगी, तो इसलिए जॉब है तो इनकम आ रही है और आराम भी है उसमें, तो सिंपल, एक आसान भी है, आराम वाली और अच्छी आय वाली नौकरी। ठीक है, ये तो एकदम एज सच इसी से ही आप समझ सकते हैं। तो गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, जिसमें आराम भी बहुत ज्यादा हो और अच्छी आय भी हो, मतलब अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे हैं आपको, आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एन एक्स टू ग्राइंड। दोस्तों एक्स होती है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से क्या करते हैं हम, पेड़ पेड़ काटे जाते हैं, है ना, लकड़ी काटी जाती है। एन एक्स टू ग्राइंड, अब आप कुल्हाड़ी को कुछ पीसने के काम में यूज कर रहे हो। एन एक्स टू ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना। अब आप किसी कुल्हाड़ी को पीसने के काम में यूज कर रहे हो, मतलब जो उसका मेन काम है काटना, आप उसे काट नहीं रहे, आप उसको पीसने के काम में यूज कर रहे हो। मतलब आपका जरूर कोई इसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ है जो आप ये काम कर रहे हो कुल्हाड़ी से, वरना पीसने के लिए तो बहुत सारी चीजें है ना। तो इसलिए ये स्वार्थ से भरा कार्य है। इसका मतलब ये होता है कि एक्स टू ग्राइंड, कि उसका मेन काम ना करके उस चीज से उसकी तुम दूसरा काम कर रहे हो जो कि बहुत मुश्किल है उससे, लेकिन वो आप इसलिए कर रहे हो ताकि किसी ने आपसे मान लो कुल्हाड़ी मांगी, आप कह रहे हैं मैं उसको यूज कर रहा हूँ कुल्हाड़ी को, आपने उसको नहीं दी, तो ये इसके पीछे आपको स्वार्थ हो गया कि आपको उसको देनी नहीं थी, तो इसलिए आप उससे लकड़ी ना काट करके उससे कुछ पीसने लग गए, तो मतलब आपके पीछे स्वार्थ है कि उसको नहीं देना। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब हो जाएगा स्वार्थ से भरा कार्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, सेल्फिश मीन्स स्वार्थ। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एन आयरन विल, विल होती है इच्छा, विल होती है इच्छा, और आयरन आपको पता है कितना मजबूत होता है, लोहा, तो मजबूत इच्छा यानी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति, एन आयरन विल मीन्स दृढ़ इच्छा शक्ति, और स्ट्रॉन्ग विल पावर, ये तो सिंपल है, क्लियर है। एन ओल्ड फ्लेम, ओल्ड मीन्स पुराना, फ्लेम मीन्स फायर यानी आग, एक पुरानी आग, पुरानी आग मतलब कि आपको किसी पुरानी चीज को देख करके आग लग जाए, तो या तो मतलब आपका कोई पुराना प्यार रहा हो, है ना, उसे देख करके आग लगेगी ना तन में, वरना क्या उस कहाँ से लग रही है, तो इसलिए पुराना प्यार होता है एन ओल्ड फ्लेम। ठीक है, चाहे किसी लड़की के लिए हो चाहे किसी लड़की का लड़के के लिए हो। ठीक है, तो रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट, जिसको हम एक्स बोल देते हैं, है ना, यही बोलते हैं ना, तो ओल्ड फ्लेम एक पुरानी आग, मतलब पुराना प्यार, ऐसे याद कर सकते हैं, ये तो हो ही गया होगा। खैर नेक्स्ट चलते हैं, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। अब देखिए क्या कह रहा है, आप इडियम्स एंड फ्रेजेस की ये अच्छी बात है, आप उसको पढ़ के ही आप उसका मतलब निकाल सकते हैं। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, मतलब यंग शोल्डर, शोल्डर होता है कंधे, यंग होता है जवान, ओल्ड मतलब बूढ़ा, हेड मीन्स सर, मतलब सर तो बूढ़ा है और शोल्डर कंधे जवान है, मतलब नीचे से वो जवान है और सर से वो बूढ़ा है,
तो बूढ़ा व्यक्ति कैसा कहता है कि ये बाल वैसे ही सफ़ेद नहीं करे हमने एक्सपीरियंसड है, हमें एक्सपीरियंसड है, हम हर चीज़ का ज्ञान रखते हैं, यही होता है ना उसका मतलब। अब यंग शोल्डर है यानी वो है तो जवान, तो जवान व्यक्ति जब बड़ों की तरह बात करे वो होगा कहावत एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, यानी कि अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। बड़ा व्यक्ति हमेशा समझदार ही होता है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस रहता है हर चीज का। तो इस ईडियम का, इस मुहावरे का अर्थ यही है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, कि या तो कोई बच्चा हो या कोई यंग पर्सन हो, बिल्कुल अभी यंग हुआ हो, हु थिंक्स लाइक एन ओल्डर, जो बड़ों की तरह सोचे। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर यानी बच्चा कोई बड़े की तरह सोचे, सिंपल। ऑलिव ब्रांच, आपने देखा होगा ऑलिव ब्रांच एक शांति का प्रतीक होता है, मतलब पेड़ पौधों में बात करें तो ऑलिव ब्रांच। और ये एक तरह से अगर आपने यूनाइटेड नेशंस का सिंबल देखा होगा तो उसमें भी ऑलिव ब्रांच है, जिसमें शांति पूर्वक सारे देशों ने साइन किया था कि हम वॉर नहीं करेंगे। जैसे वर्ल्ड वॉर होते थे ना पहले, उसके बाद से हमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना पड़ा जिसमें सभी देशों ने साइन किया कि हम वॉर नहीं करेंगे, इसलिए तो अभी तक सभी देश शांत बैठे हुए हैं। तो उसका जो आप सिंबल लगेगा उसमें भी ऑलिव की ब्रांच है, ठीक है। और एक जो पक्षी होता है ना डव, वो भी एक शांति का प्रतीक दर्शाता है, डव एक शांति का प्रतीक वाला एक पक्षी है। तो ऑलिव का मतलब यहाँ पे शांति से ही है, कि एक शांति निवेदन, ऑलिव शांति को ही दर्शाता है, ठीक है। तो पीस रिक्वेस्ट यानी शांति निवेदन, ओके। चलिए, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दोस्तों डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा। किसका झगड़ा? एप्पल, कोई भी एक एप्पल है उस पर झगड़ा हो रहा है कि मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया झगड़े का कारण। एप्पल यहाँ पे एज अ सेब ना यूज होकर के कोई विवाद का मुद्दा हो गया, कि एक उस मुद्दे पे झगड़ा हो गया। तो मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब भी झगड़ा ही होता है। मैटर यानी वाद विवाद, है ना, बात कोई, मैटर मीन्स बात, किसी बात पे तो झगड़ा होता है आजकल। तो मैटर ऑफ डिस्प्यूट यानी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, क्लियर। एप्पल ऑफ वन साई, वन साई किसी की आंख का एप्पल, हिंदी में तो कहावत है किसी की आंख का तारा। तो एप्पल ऑफ वन साई भी सेम वही है, किसी की आंख का तारा यानी बहुत प्यारा, दुलारा। तो दुलारा प्यारा, वेरी लवेबल, एप्पल ऑफ वन साई, ठीक है। चलिए ये और कुछ वर्ड्स देख लेते हैं हम। एप्पल पाई ऑर्डर, आपने देखा होगा कि एप्पल हमेशा ऑर्डर में लगे मिलते हैं, किसी भी फल वाले की दुकान पर जाएं हम, है ना। जैसे अमरूद हैं, ठीक है, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, या कोई भी और फल ले लो, आम मैंगोज ले लो, वो भी ऐसे ही रहते हैं ठेले पे अगर आपने देखे हो। लेकिन एप्पल हमेशा लगे हुए रहते हैं सीरीज में, तो यानी बिल्कुल सही कंडीशन में लगे होना, ठीक है, बिल्कुल ठीक हालत में होना। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स एप्पल ऑर्डर में लगे हैं, पाई को हटा दो चाहे। एप्पल ऑर्डर का मतलब है कोई बिल्कुल ऑर्डर में कोई चीज लगी हो, बिल्कुल सही हालत में लगी हो। तो कोई भी ऑर्डर होता है फॉलो तो बिल्कुल सही होता है ना, गुड कंडीशन, बिल्कुल ठीक हालत में। यानी अनेबल टू डिसाइड, निर्णय न ले पाना, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। एट अ पिंच, पिंच, पिंच जैसे मान लो आपको मैंने पिंच कर दिया, मतलब चूटी काट दी, तो आपको दर्द हुआ, यानी आप थोड़ी सी मुसीबत, मतलब थोड़ी सी परेशानी सी महसूस हुई। तो
एट अ पिंच का मतलब है इन अ ट्रबल, समस्या में होना, ठीक है। या तो किसी ने आपको मान लो सुई ऐसे करके यूं दबा लगा दी, ठीक है, ऐसे पॉक पॉक कर दिया, तो पिंच कर दिया, तो आप एकदम थोड़ी सी कठिनाई में आ गए, इन अ ट्रबल, उससे हम रिलेट करके इन अ ट्रबल यानी समस्या में हुए थोड़े से, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। या ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे आपको जब इंजेक्शन कब लगता है, जब आप मुसीबत यानी जब आप बीमार हो, एक तरह से मुसीबत में ही है जब आप बीमार हैं तो इंजेक्शन लगता है, तो किसी ने आपको इंजेक्शन पिंच कर दिया हो, इस तरह से हम फंडे तो बना रहे हैं तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आपको जिससे जैसे लगे आप अपने भी बना सकते हैं, मैं फिर से वही बात बोलूँगा, आप अपने बना सकते हैं और मुझे भी बताइए कि आपने क्या बनाया, ठीक है। एन आर्म्स लेंथ, अब आर्म्स लेंथ, आर्म होती है बाजू, वो भुजा, कि अब आपने सबसे एक आर्म की दूरी बना ली, ठीक है ना, आप सबसे इतनी दूरी बना के चल रहे हो, आर्म की लेंथ की इतनी, जैसे कोरोना में बनाई थी ना हमने 2 फीट की दूरी, मास्क और 2 फीट की दूरी है जरूरी, सेम ऐसे ही एक हाथ की लेंथ जितनी हमें दूरी रखनी है, तो एन आर्म्स लेंथ मतलब दूर रखना, कि हाथ की बाजू से पास नहीं आने देना। सेम ऐसे ही फ्रेंडशिप में, कि मतलब बिल्कुल जिगरी दोस्त नहीं बनाना, दूर दूर से ही ठीक, ठीक है। तो अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड ना बन करके दूर दूर से ही दोस्त बनाना, मतलब सबसे दूरी बनाए रखना, एन आर्म्स लेंथ, कि मैं सबसे आर्म्स लेंथ बना के रखता हूँ, दूरी बना के रखता हूँ, ठीक है, क्लियर। एट डैगर्स ड्रॉन, दोस्तों डैगर्स होता है खंजर, ठीक है, ड्रॉन मतलब निकालना, आप खंजर कब निकालोगे, जैसे ही किसी ने कुछ बोल दिया, लड़ाई हो गई, तो आप एकदम निकाल के उसको मारने चलोगे, है ना, तो ड्रॉ करना होता है निकालना, ड्रैगर्स यानी बिल्कुल बस निकालने, एट ड्रैगर्स ड्रॉन, या बिल्कुल निकालने के ही उस पे हो कि निकाल के बस मार ही दूंगा आज उससे, तो मतलब बिल्कुल कट्टर दुश्मनी है उससे, जहां भी दिखाई देगा वहीं निकाल करके मार दूंगा, तो उससे कट्टर दुश्मनी है। टू हैव बिटर एनिमिटी, बिटर मीन्स कड़वी, ठीक है, एनिमिटी यानी दुश्मनी होना, तो मतलब कट्टर दुश्मनी होना, एट डैगर्स ड्रॉन की बस खंजर निकलने ही वाले हैं, इतनी तगड़ी दुश्मनी है, ठीक है। एट ईज, ईज मतलब इजी, आराम से, है ना, तो यानी बिल्कुल आराम से जो काम हो जाए, यानी इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आराम से काम हो रहा है ना, बिल्कुल आसानी से। एट ईज यानी चिंता रहित, फ्री फ्रॉम एनेक्साइटी, है ना, बिल्कुल चिंता रहित हो, जैसे हम आसानी से अब इनको याद कर रहे हैं बिल्कुल इजी वे में, तो एट ईज। एट वंस फिंगर्स एंड, अब आप कहते हो कि मैं उसके पूरी रग रग से वाकिफ हूं, मतलब पूरे सर से लेके नीचे वाले पैरों की उंगलियों के भी एंड तक, तो यानी पूरी जानकारी है मुझे उसके बारे में, तो एट वंस फिंगर्स एंड, कि उसके उंगलियों की एंड तक पता है मुझे। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण जानकारी होना, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा, टू वंस फिंगर्स एंड, फिंगर्स के भी एंड तक का पता है, यानी मुझे उसकी पूरी जानकारी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एट वंस विट्स एंड, विट्स होती है दोस्तों बुद्धि, विट होती है दिमाग मतलब बुद्धि, एट वंस विट्स एंड, आपने कुछ पूछ लिया किसी से और उसने बुद्धि के बिल्कुल एंड तक का जोड़ लगा लिया, उस पर आंसर नहीं निकला, तो मतलब वो ऐसी स्टेट में पहुंच गया कि जहां पे वो बिल्कुल नील हो गया, आगे कुछ बढ़ ही ना पाया, तो मतलब कंफ्यूज ही हो जाएगा वो, जब वो कोई किसी चीज का आंसर नहीं दे पाएगा तो वो कंफ्यूज ही होगा, परप्लेक्स होगा या पजल्ड होगा, है ना, तो मतलब चकित रह गया, कंफ्यूज हो गया कि यार अब तो मैं इससे आगे सोच नहीं पाऊंगा, अब मुझे नहीं पता क्या होगा, ठीक है, तो एकदम सरप्राइज रह गया, चकित रह गया। एट सिक्सीज एंड सेवन्स, कभी 6 हो रहे हैं कभी 7 बज रहे हैं, मतलब वहीं बार बार घूम रहे हैं, 6 हो रहा है 7 हो रहा है, 6 हो रहा है 7 हो रहा है, मतलब आगे पीछे कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं, जैसे एप्पल पाई ऑर्डर था ना, इन गुड कंडीशन बिल्कुल ठीक हालत में, उसका अपोजिट है एट 6 एंड 7, यानी डिसऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में ना होना, कभी 6 हो रहे हैं कभी 7 हो रहे हैं, अभी 7 के बाद 8 जाओ ना, कभी 6 आ रहा है एट 6 एंड 7, कभी 6 कभी 7, तो मतलब डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त तरीके से ही हो रहा है, कोई भी एक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है ना, कभी 6 कभी 7, एट 6 एंड 7 ऐसे याद कर सकते हैं। एट स्टेक, दोस्तों स्टेक को हम स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हैं, स्टेक स्टॉक, स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, आप पैसा लगाते हैं, शेयर ऊपर गया आपका पैसा, आपको प्रॉफिट मिला, डूब गया तो लॉस हो गया,
तो स्टॉक मार्केट में एक तरह से हम दाव ही लगा रहे हैं ना, पैसा लगाना मतलब हमने रिस्क पे लिया ना, रिस्क लगा के हमने पैसा लगाया, रिस्क लिया, ऊपर गया तो हम खुश, नहीं तो हम दुखी, ठीक है। तो वो रिस्क पे हमने दाव लगाया। तो एट स्टेक का मतलब है रिस्क एंड इनसिक्योर्ड, यानी दाव पर है, सिक्योरिटी कुछ नहीं है उसकी, नीचे गया तो गया, रिस्क है, आपको रिस्क लगाना है, यानी एट स्टेक मीन्स दाव पर। क्लियर हुआ? चलिए, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं दिमाग में, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उनको 8 से 10 का ग्रुप बना के आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, आपको वीडियो दे दूंगा। प्लीज़ आप अपने रिलेटिव्स के साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, एंड तब तक आप खुश होकर पढ़ते रहिए, यानी हैप्पी लर्निंग, एंड थैंक यू।